चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सवाल है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल है। तो मैं आपको एक एक करके ऑप्शन समझाता हूँ। पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जिससे आप आसानी से समझ जाए ट्रायल बैलेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा लेमोनेड स्टैंड है, ठीक है। सपोज यू आर रनिंग अ लेमोनेड स्टैंड, राइट। तो आप अपने इनकम को ट्रैक करते हैं कि आपका इनकम क्या हुआ, ठीक है, कि लेमोनेड को बेचने के बाद जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपका इनकम होगा। आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं, आप देखते हैं कि कितना पैसा जो है लेमन में, शुगर में या कप्स में जा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस समझिए कि एक तरह का क्विक चेक होता है। ये क्या होता है, एक तरह का क्विक चेक होता है कि ये श्योर करना कि आपका इनकम और एक्सपेंस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो ये कैसे काम करता है, तो एक तरफ होता है हमारा इनकम, एक तरफ क्या होता है इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट, ठीक है। तो ये एक तरफ समझिए कि जो पैसा जो है आपके लेमोनेड स्टैंड में कैश रजिस्टर में आ रहा है उसको इनकम बोलते हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में इसको डेबिट कहा जाता है। और दूसरा होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब कि जो पैसा आप सप्लाईज पे खर्च कर रहे हैं, अपने लेमोनेड स्टैंड के लिए जो सप्लाईज आ रहा है उस पर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस हो गया। अकाउंटिंग के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपके सारे इनकम, आपके सारे एक्सपेंस अकाउंट को लिस्ट करेगा और टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट को शो करेगा। आइडियली जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। इससे क्या होता है कि आप अपने बुक कीपिंग में एरर को कैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटली आपने एक्सपेंस को 2 बार लिख दिया तो मैच नहीं करेगा, आपका मैच नहीं कर रहा है तो कहीं तो एरर है। तो यही फायदा होता है इसका। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रायल बैलेंस के बारे में 2 बात समझ लीजिए। पहला काम क्या करता है, इट लिस्ट ऑल अकाउंट, जितने भी अकाउंट है उसका यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा कि ये टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट शो करेगा, टोटल डेबिट कितना है और टोटल क्रेडिट कितना है उसे शो करेगा। और तीसरा पॉइंट ये क्या करेगा कि आपका बुक को बैलेंस करेगा, ठीक है। बुक इज बैलेंस्ड, ये इंश्योर करेगा कि जो आपका बुक है ना वो बैलेंस हो, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर हो। तो यही चीज़ है। तो दोस्तों आप जरा ऑप्शन को देखते हैं। मैंने बेसिक चीज़ समझा दिया आपको। ऑप्शन ए कर रहा है डिटेल अकाउंट स्टेटमेंट, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस और टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। और लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर टैक्स पर्पस। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। एक लिस्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है बैलेंस का, टोटल डेबिट का, टोटल क्रेडिट का अकाउंट लेजर में। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पज़ है। ट्रायल बैलेंस तो हमने समझ लिया, अब ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पज़ है। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले ऑप्शन आप देख लीजिए। टू रिकॉर्ड डिटेल ट्रांजैक्शन, टू डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट, टू एस्टैब्लिश अ बेसिक समरी फॉर टैक्स पर्पस। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप अपने लेमोनेड स्टैंड पे मनी को जगल कर रहे हैं। इमेजिन यू आर जगलिंग मनी एट योर लेमोनेड स्टैंड। तो आप क्या करते हैं कि कुछ कॉइन्स है आपके पास जिसको आप टॉस करते हैं हवा में, ठीक है, ताकि आपका सेल्स को रिप्रेजेंट करे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जो है कुछ कॉइन को कैच करते हैं, यू आर कैचिंग सम कॉइन, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉइन के साथ ही आप खेल रहे हैं। कुछ कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो टॉस कर रहे हैं तो सेल्स हुआ, और कुछ को आप कैच कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ये चेक करना होता है कि आपने जितना कॉइन टॉस किया था उतना ही कॉइन आपने कैच किया या नहीं किया। तो दोस्तों डेबिट का मतलब क्या होता है कि जितना कॉइन आपने ऊपर उछाला, ठीक है, या इनकम या पैसा जो आ रहा है, यही होता है डेबिट। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो कॉइन आपने कैच किया। तो ट्रायल बैलेंस आपको हेल्प करता है देखने में कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो आपने टॉस किया, यानी टोटल जो आपका डेबिट है वो क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। यदि ये मैच नहीं करेगा, इफ दे डू नॉट मैच, तो उस केस में क्या होगा, कहीं तो मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक, राइट। तो ट्रायल बैलेंस आपको एग्जैक्टली नहीं बताता कि कहाँ मिस्टेक है। इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर आप वापस जाएंगे और अपने रिकॉर्ड को चेक करेंगे ताकि जो मिसिंग कॉइन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रायल बैलेंस एक तरह का क्विक चेक होता है। किस चीज़ का क्विक चेक होता है कि जहाँ पे आप ये श्योर करते हैं कि आप सारे के सारे इनकम को रिकॉर्ड कर लें। ऑल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड, ऑल एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, राइट। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जो टोटल आपका डेबिट है, इनकम को डेबिट भी बोला जाता है और एक्सपेंस को क्रेडिट भी बोला जाता है। टोटल आपका डेबिट है और टोटल क्रेडिट है वो क्या हो, बराबर हो। तो आप जरा ऑप्शन देखते हैं, टू रिकॉर्ड डिटेल ट्रांजैक्शन। ऑप्शन भी कर रहा है टू डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट, टू एस्टैब्लिश अ बेसिक समरी फॉर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो ट्रायल बैलेंस का पर्पस यही है कि हमारा जो टोटल पोस्टेड डेबिट है, टोटल पोस्टेड क्रेडिट है, इसके इक्वालिटी को डिटरमाइन करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि व्हेन इज अ ट्रायल बैलेंस यूजुअली प्रिपेयर्ड, कब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ऐसा समझिए कि आप अपने पिगी बैंक को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक साल के अंत में जो है ना पूरा काउंट करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आप बुक क्लोजिंग करते हैं उस प्रकार से। लेकिन आपको हो सकता है कि मोस्ट ऑफन इसे चेक करना पड़े, जैसे मंथली या क्वार्टरली, ताकि ये श्योर कर सकें कि सभी सही चीज़ें से ऐड हो रही हैं। तो देखिए इसमें क्या है, लिखा है एंड ऑफ द ईयर लिखा है ना, मतलब कि आप जो है साल के अंत में जो है आप देख रहे हैं कि बुक बैलेंस होना चाहिए। और पीरियडिकली भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीरियडिकली का मतलब कि ऑप्शनल है, जैसे कि आप अपने पिगी बैंक को ज़्यादा बार चेक करेंगे तो बिजनेस जो है प्रिपेयर करेगी ट्रायल बैलेंस को मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। इससे क्या होगा कि जो एरर होगा ना उसको आप अर्ली कैच कर सकेंगे और अपने बुक को अच्छे शेप में रख सकेंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे किया जाता है, वो या तो रेगुलरली किया जाएगा, आइदर इट इज डन रेगुलरली। रेगुलरली का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे, राइट, कि और तीसरा है कि एट द एंड ऑफ पीरियड, ये दोनों चीज़ है, एट एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है रेगुलरली या एंड ऑफ पीरियड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, तो प्रिपेयर होगा ही होगा, लेकिन आप किसी भी समय चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, यही कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट को ना क्वेश्चन के फॉर्म में प्रिपेयर किया आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले और इसे किसी प्रकार का सवाल पूछा जाए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएं। यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है अपकमिंग जेईई एग्जामिनेशन के लिए, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस का कौन सा फीचर नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फीचर जान लें, क्या क्या फीचर होता है। तो फीचर के पहली बात, फीचर क्या कर रहा है, देखिए इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस नॉट फ्रॉम द लेजर। नॉट कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। देखिएगा कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि जो आपका एंडिंग बैलेंस होता है, जो भी आपका एंडिंग बैलेंस है आपके सारे अकाउंट का, जितने भी आपके अकाउंट्स है ना, सभी का जो एंडिंग बैलेंस है, ठीक है, उसको या तो डेबिट के रूप में कैटेगराइज करेगा या क्रेडिट के रूप में कैटेगराइज करेगा, समझे। तो ये तो है। दूसरा है कि इट इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इसके अंदर बहुत सारे बैलेंसेज होते हैं, जैसे कैश हो गया या बैंक अकाउंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, या कुछ क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या कुछ डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, समझे। तो इसके अंदर कैश और बैंक बैलेंस आता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है ऑप्शन कि इट्स मेन पर्पज इज टू एस्टैब्लिश एन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, मतलब चेक फॉर मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ट्रायल बैलेंस का पर्पज यही होता है, ये देखना कि जो आपका टोटल डेबिट है वो आपके टोटल क्रेडिट के बराबर है या नहीं है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप स्केल को बैलेंस कर रहे हैं, तो जो डेबिट है और क्रेडिट है यदि बैलेंस नहीं होता है तो स्केल टिप करेगा, एक तरफ बढ़ेगा, स्केल ऊपर रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा क्या होता है कि आप एरर को कैच कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। अब ट्रायल बैलेंस क्या नहीं करता है, तो पहला क्या नहीं करता है ये देखिए, इट इनेबल द ट्रेडर टू नो द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर एंड अमाउंट पेबल टू द सप्लाई। ये नहीं करता है, मतलब कस्टमर या सप्लायर का बैलेंस नहीं शो करता। तो इसके अंदर टोटल तो आएगा अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट पेबल का। अब आप बताइए अकाउंट ये अमाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल समझते हैं, मनी ऑड बाय कस्टमर, और अकाउंट पेबल होता है मनी ऑड टू सप्लायर। तो ये तो टोटल शो करेगा, लेकिन ये डिटेल नहीं शो करेगा कि प्रत्येक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, प्रत्येक इंडिविजुअल सप्लायर के बारे में डिटेल नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक क्विक चेक होता है ये श्योर करने का कि आपका बुक जो है वो बैलेंस हो, और एक डिटेल रिपोर्ट नहीं है कस्टमर के डेबिट का या सप्लायर इनवॉइस का। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का टाइप नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जो होता है ना वो बेसिक टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सारे अकाउंट बैलेंस को लिस्ट करता है। इट लिस्ट ऑल अकाउंट बैलेंसेज। तो जितने भी अकाउंट बैलेंस है उसको ये लिस्ट करेगा। अकाउंट बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, जितने भी डेबिट है, जितने भी क्रेडिट है, उसको ये लिस्ट करेगा, राइट। लेजर से, कहाँ से लिस्ट करेगा, लेजर से लिस्ट करेगा, राइट, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो ये तो होगा, ठीक है। नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ये क्या करता है कि जो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस है उसे तो लेगा ये और कंबाइन करेगा कुछ अकाउंट को अपोजिट बैलेंस के साथ। जैसे मान लीजिए ये क्या करेगा, परचेज को कंबाइन कर देगा। परचेज क्या है, डेबिट अकाउंट है, परचेज को कंबाइन कर देगा किससे, परचेज रिटर्न से।
किसे कंबाइन कर देगा, परचेज रिटर्न से कंबाइन कर देगा परचेज को, ठीक है, ताकि क्या शो कर सके, ताकि शो कर सके नेट परचेज अमाउंट, समझे। तो नेट परचेज अमाउंट को शो करने के लिए क्या करेगा कि परचेज को परचेज को कंबाइन कर देगा परचेज रिटर्न अकाउंट से। तो समझिए कि एक तरह का कंडेंस्ड वर्जन है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का। तो ग्रॉस मैंने आपको बता दिया, नेट बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो समझिए। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ना नेट ट्रायल बैलेंस पे बिल्ड अप होता है। इसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं एडिशनल एडजस्टमेंट जो कि ऑरिजिनली रिकॉर्ड नहीं किया गया था अकाउंट में, ठीक है। ये इस एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन को पहले एडजस्ट नहीं किया गया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन समझते हैं ना कि डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, यही होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखिए नेट ट्रायल बैलेंस पे ही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बेस्ड होता है। और ये इस एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन आएगा, या मान लीजिए कुछ एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट आप समझते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, ठीक है। तो ये होता है, समझिए कि एक तरह का फाइन ट्यून्ड वर्जन होता है नेट ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन का रहा है कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस। देखिए दोस्तों, कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ नहीं है, ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का एक ट्रायल बैलेंस को। ये अकाउंट बैलेंस को कंपेयर करता है अलग अलग पीरियड के लिए साइड बाय साइड। ये कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस अलाउ करता है आपको देखने के लिए कि आपका फाइनेंस कितना बदला है ओवर द टाइम। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा कोई एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए, तो कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस एक वैल्यूएबल टूल है फाइनेंशियल ट्रेंड को समझने के लिए, लेकिन ये सेपरेट टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं है, समझे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, हाउ आर बैलेंस रिप्रेजेंटेड इन नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस में बैलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। वनली डेबिट बैलेंस आर शोड, वनली क्रेडिट बैलेंस आर शोड, बोथ शोड। जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम को क्लीन कर रहे हैं, तो आपके पास एक बास्केट होगा डर्टी क्लॉथ के लिए, ठीक है। तो वो जो बास्केट है डर्टी क्लॉथ के लिए वो हो गया आपका डेबिट, राइट। और मान लीजिए कि एक क्लीन क्लॉथ होगा, एक अच्छा कपड़ा होगा, वो आपका हो गया क्रेडिट, समझे। तो एक रेगुलर ट्रायल बैलेंस जो है ना, कितना डर्टी क्लॉथ है, कितना क्लीन क्लॉथ है, वो सब को लिस्ट करेगा सेपरेटली। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए नेट ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आप सिमिलर क्लॉथ लिए प्रत्येक बास्केट से और उसको आप एक साथ रख दिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 डर्टी शर्ट था, यू वर हैविंग 10 डर्टी शर्ट, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया आपका, ठीक है। और 5 क्लीन शर्ट था, मान लीजिए यू आर हैविंग 5 क्लीन शर्ट, तो ये क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो जो नेट ट्रायल बैलेंस आपको क्या शो करेगा, नेट ट्रायल बैलेंस आपको शो करेगा 5 डर्टी शर्ट। क्या ये क्या शो करेगा, 5 डर्टी शर्ट शो करेगा, यानी डेबिट शो करेगा। क्यों, क्योंकि आपने नेट कर लिया, राइट। तो यही होता है नेट ट्रायल बैलेंस में कि जो अकाउंट सेम बैलेंस टाइप का रहेगा उसको इंडिविजुअली शो करेंगे, अकाउंट जो अपोजिट बैलेंस टाइप का रहेगा उसको कंबाइन कर देंगे और जो डिफरेंस रहेगा उसको शो करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा ना, 10 डर्टी शर्ट और 5 क्लीन शर्ट, दोनों अपोजिट नेचर का है और दोनों को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, 5 डर्टी शर्ट मिला। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन क्या कर रहा है कि बैलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नेट ट्रायल बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, बोथ आर शोन, नेट बैलेंस आर नॉट शोन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोनों शो किया जाता है, डेबिट बैलेंस शो किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस शो किया जाएगा। तो नेट ट्रायल बैलेंस आपको एक कंसाइज ओवरव्यू प्रोवाइड करता है आपके फाइनेंस का। ये शो करता है कि प्रत्येक अकाउंट कैटेगरी के लिए नेट बैलेंस कितना है। दोस्तों इस प्रकार से जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ एमसीक्यूज का, ये हमारे सभी यूनिट के लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल ऐप पे। तो यदि आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूंगा। इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। चलिए अगला सवाल है, इफ द डैश टोटल ऑफ द अकाउंट इज मोर इट विल शो डैश बैलेंस। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो ऑप्शन को जरा देखा जाए, ऑप्शन पर है कि क्रेडिट, दूसरा कर रहा है डेबिट, दूसरा कर रहा है डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन आपको शो कर दूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि जो आपका अकाउंट बैलेंस है इसको समझिए कि सीसॉ है। क्या है ये, सीसॉ है, ठीक है। तो डेबिट ये सीसॉ है। तो डेबिट का मतलब क्या होगा कि आप लेफ्ट साइड में जो है आपके सीसॉ के लेफ्ट साइड में आप वेट डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग वेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सीसॉ, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आप वेट को राइट साइड में डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग द वेट ऑन द राइट साइड ऑफ द सीसॉ। तो दोस्तों डेबिट बैलेंस यदि होता है, तो यदि मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस हायर है, इफ डेबिट इज हायर,
ठीक है। तो सीसॉ क्या होगा, किधर टिल्ट होगा, लेफ्ट टिल्ट होगा, राइट। मतलब क्या हुआ कि अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये अप्लाई होता है किसके लिए, एसेट और एक्सपेंस अकाउंट के लिए, ठीक है। यदि क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो सीसॉ है वो राइट टिल्ट होगा, इसका मतलब कि अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और ये किसके लिए अप्लाई होता है, लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी के लिए अप्लाई होगा और इक्विटी अकाउंट के लिए अप्लाई होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डेबिट बैलेंस का मतलब कि जो सीसॉ है वो लेफ्ट टिल्टेड है, और लेफ्ट टिल्टेड होने का मतलब कि इसका डेबिट बैलेंस है, और ये एसेट और एक्सपेंस अकाउंट के लिए आपका अप्लाई करेगा। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि सीसॉ जो है राइट टिल्टेड है, और ये किसके लिए अप्लाई होगा, लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट के लिए। समझ में, ठीक है। तो आपको मैं एक टेबल प्रोवाइड कर देता हूँ चीज़ों को समराइज करने के लिए, ताकि आप हमेशा के लिए चीज़ों को याद रखें। यही पे मैं टेबल बना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट का टाइप बता देता हूँ, अकाउंट का टाइप बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेबिट हायर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट हायर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है एसेट का है, एसेट अकाउंट टाइप है, तो डेबिट हायर है, मतलब कि डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। यदि हमारा मान लीजिए कि लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में डेबिट हायर है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, समझे। फिर दूसरा है एक्सपेंस, एक्सपेंस में डेबिट हायर है, तो डेबिट बैलेंस होगा। और लास्ट है हमारा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में हमारा यदि डेबिट हायर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, समझे। आप जरा क्वेश्चन पे आ जाइए, इतना पॉइंट मैंने आपको समझाया, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द डैश साइड ऑफ टोटल अकाउंट इज मोर इट विल शो डैश बैलेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब होगा कि यदि अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो वो क्या शो करेगा, वो क्रेडिट शो करेगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, वाई इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का बेसिक कारण क्या है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का बेसिक कारण क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो बेसिकली अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट के साथ, मतलब पैसा आ रहा है, क्रेडिट के साथ मतलब पैसा जा रहा है। ट्रायल बैलेंस आपके सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को लिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो टोटल डेबिट होगा वो इक्वल होगा टोटल क्रेडिट का, इससे आप एरर को कैच कर सकेंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक सिंपल रिपोर्ट होता है जो कि आपके सारे अकाउंट को लिस्ट करेगा, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट शो करेगा, इंश्योर करेगा कि आपका बुक बैलेंस हो। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का क्या कारण है, ऑप्शन देखते हैं, टू फाइनलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कर रहा है कि टू वेरीफाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग व्हेन विल ट्रायल बैलेंस टैली। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली कब करेगा, ये सवाल है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप लेमोनेड स्टैंड पे बॉल को जगल कर रहे हैं, आपने कुछ कॉइन को टॉस किया एयर में, डेबिट किया, आप सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ कॉइन को टॉस किया, क्रेडिट किया ताकि एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब चेक करना हो गया कि आपने सेम नंबर ऑफ कॉइन को टॉस किया, कॉट किया या नहीं किया, जितना आपने टॉस किया। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द लेजर। डबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात की जा रही है। तो ट्रायल बैलेंस कब टैली होगा, ये सवाल है कि ऑप्शन ए कर रहा है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द लेजर। मतलब कि ये एनफ नहीं है दोस्तों, चाहे मान लीजिए कि सभी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर भी लें तो हो सकता है कि इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया गया हो, जैसे आपने सेल्स को एक्सपेंस में डाल दिया हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस टैली तभी करेगा, ये कंडीशन नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि इफ द ट्रायल बैलेंस आर करेक्टली रिकॉर्डेड थ्रू बुक ऑफ प्राइम एंट्री, करेक्टली पोस्टेड टू द लेजर, टोटलिंग इनकरेक्ट, ये बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे राइट प्लेस में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब क्या हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट प्लेस, मतलब आप सभी चीज़ों को सही जगह पे एंट्री कर रहे हैं, उसको करेक्टली पॉइंट करेंगे लेजर में, ठीक है। मतलब आप कॉइन को अपने हैंड से जो है करेक्ट बकेट में ट्रांसफर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो आपका टोटल है वो एक्यूरेट हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी कर रहा है कि इफ द रिकॉर्ड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये हमेशा ये कैश ट्रांजेक्शन को कैप्चर करता है, ठीक है, तो ये गलत है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि इफ द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू द लेजर, मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सभी चीज़ों को पोस्ट करते हैं, ये गारंटी नहीं करता है कि करेक्टली पोस्ट हो। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस होता है, ये इसका मतलब यही होता है कि आपने रिकॉर्ड किया, आपने कैटेगराइज किया, आपने टोटल किया सारे अपने ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से, ये पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
हाउ कैन एरर बी ब्रॉडली डिवाइडेड, तो एरर को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये अकाउंटिंग एरर को आप दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल एरर और रिकॉर्डिंग एरर। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट। सो आप देख सकते हैं पहला एरर क्या होता है, प्रिंसिपल एरर एंड रिकॉर्डिंग एरर। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि रिकॉर्डिंग एरर क्या होता है, कि इसको क्लरिकल एरर भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने पिगी बैंक को बैलेंस कर रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटली आपने क्या किया, गलत अमाउंट लिख दिया। आपने $10 लिख दिया, ठीक है, रादर देन 15, आपको लिखना था $15, लेकिन आपने लिख दिया $10। तो एक तरह का टाइपोज है, एक तरह का मिस्टेक है रिकॉर्डिंग में, तो ये किसको कहते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग एरर। और दूसरा एरर होता है हमारा प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपको पिगी बैंक को यूज करने का रूल ही नहीं पता है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको इनकम दिखेगा उसको मनी रख देंगे, आउटगोइंग मनी सेक्शन में रख देंगे। तो ये एरर होता है कि आप करेक्ट अकाउंटिंग रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एरर। ठीक है, तो जैसे रिकॉर्डिंग एरर का मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कि आपको $100 का पेमेंट करना था, ठीक है, आपने उसको $110 कर दिया, तो ये रिकॉर्डिंग एरर हो गया। और प्रिंसिपल एरर का क्या हो गया, आप मान लीजिए कि कोई लोन रीपेमेंट है, ठीक है, तो लोन रीपेमेंट को आपने क्या किया, आपने एक्सपेंस के रूप में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन आपको किस रूप में करना था, आपको लायबिलिटी रिडक्शन के रूप में करना था, राइट। तो दोस्तों दोनों तरह के एरर, चाहे वो हमारे रिकॉर्डिंग एरर हो या प्रिंसिपल एरर हो, इससे आपका ट्रायल बैलेंस जो है टैली तो नहीं करेगा, इनका अलग रूट कॉजेज है। रिकॉर्डिंग एरर मिस्टेक होता है डाटा को कैप्चर करने में, और प्रिंसिपल एरर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लरिकल एरर का क्लासिफिकेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लरिकल एरर। तो पहला ऑप्शन कर रहा है एरर ऑफ ओमिशन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने अर्निंग को नोट कर रहे हैं, आपका बिजनेस है और आप अपने अर्निंग को नोट कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि आपने सेल किया था उसको लिखा ही नहीं, ठीक है, यू फॉरगेट टू राइट डाउन द सेल यू मेड। तो यही होता है ओमिशन, आप ओमिट कर गए ना, ठीक है, यू ओमिटेड, सो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है ये समझिए। आपने क्या किया कि किसी एक्सपेंस को, कोई खर्चा था आपका, उसको आपने 2 बार लिख दिया, यू हैव एक्सीडेंटली रिकॉर्ड एन एक्सपेंस ट्वाइस। जैसे मान लीजिए कि आपका लेमनेड स्टैंड है, तो जो लेमन का कॉस्ट है उसको आपने 2 बार लिख दिया, राइट। तो यही होता है हमारा मतलब समझिए कि आपने या तो रॉन्ग प्लेस में लिख दिया या रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, तो ये होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। तो ओमिशन मैंने बताया, आप किसी से लिखना भूल गए, जैसे आपने अर्निंग किया, ठीक है, लेकिन आपने सेल्स लिखना भूल गया, अर्निंग में सेल्स नहीं लिखे, यानी तो जैसे आपने किसी एक्सपेंस को दोबारा लिख दिया, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा एरर होता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है कि 2 मिस्टेक हो रहा है, जो कि हो रहा है एक दूसरे को ऑफसेट करने के लिए, यानी कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों एक ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने सेल्स को अंडर स्टेट कर दिया $5 से, ठीक है, और अपने एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर दिया $5 से, तो जो टोटल तो करेक्ट दिखेगा, लेकिन जो अंडरलाइंग डिटेल है वो रॉन्ग होगा, समझे। तो ये होता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर। और जो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, ये हमारा क्लरिकल एरर नहीं होता है, ये तब होता है जब आप अकाउंटिंग के रूल को ही गलत समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लेमनेड स्टैंड का जो वैल्यू है उसको आपने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर दिया, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था कि कौन सा क्लरिकल एरर नहीं है। तो देखिए पहला तीसरा ऑप्शन क्लरिकल एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर। लेकिन ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये हमारा क्लरिकल एरर नहीं आता है, राइट। तो क्लरिकल एरर में क्या मतलब होता है कि मिस्टेक हो जाता है रिकॉर्ड करने में। तो लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आप बेसिक प्रिंसिपल को समझने में ही भूल कर देते हैं, समझे। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के बारे में क्या सही है। तो सेम एग्जांपल लीजिए लेमनेड स्टैंड का, ठीक है। आप जो है अपने लेमनेड स्टैंड का इनकम को लिख रहे हैं, सपोज यू आर राइटिंग डाउन द इनकम ऑफ योर लेमनेड स्टैंड इन अ नोटबुक। आप अपने नोटबुक में लेमनेड स्टैंड से जो भी इनकम हो रहे हैं उसको आप नोट कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन कब होगा, एरर ऑफ ओमिशन तब होगा जब आप जो है जो सेल आपने किया था उसको लिखना आप भूल जाएं, ठीक है, या तो पूरा का पूरा लिखना भूल जाए, या सेल अमाउंट का एक पार्ट ही आप रिकॉर्ड करें, यू हैव रिकॉर्डेड ओनली अ पार्ट। तो मतलब जो भी चीज़ है रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन को कर रहा है इंटेंशनल एक्सक्लूजन, मतलब कि एरर ऑफ ओमिशन जो है ये सबसे पहले बात इंटेंशनल तो होता नहीं है, ये अनइंटेंशनल है,
गलती से हो जाने वाला मिस्टेक है, ठीक है। हम कोई डेलिबरेटली इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है कि एरर इन कैलकुलेशन। दोस्तों मिस्टेक जैसे मैथमेटिकल मिस्टेक होता है, जैसे हम एडिंग गलत कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग गलत कर रहे हैं, तो ओमिशन जो है कैलकुलेशन को तो अफेक्ट करेगा ही, लेकिन ये कैलकुलेशन खुद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि डी देखते हैं, इट अफेक्ट ओनली द इनकम स्टेटमेंट। तो दोस्तों एरर ऑफ ओमिशन जो है ना बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। तो जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, जैसे हमारा बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इन सभी को ये अफेक्ट कर सकता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट केवल इनकम स्टेटमेंट को ही अफेक्ट करेगा ऐसा नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इट ऑकर व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब यही होता है कि हम जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या तो फुल्ली या पार्शियली। ये एक अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है, कोई डिलीवरेट एक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि विच टाइप ऑफ एरर इज प्रेजेंट व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए एंड दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब हुआ कि आप जब किसी चीज को इनकरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड इनकरेक्टली, आप किसी चीज़ को इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया या परचेज को 2 बार कर दिया, तो ये होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग रूल को गलत समझ लेते हैं, जैसे आपने परचेज को रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस के रूप में, ना कि अकाउंट पेबल में। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है कि अब अच्छा पहले पार्शियल ओमिशन की बात करते हैं। पार्शियल ओमिशन क्या होता है कि आपने रिकॉर्ड किया परचेज को पार्शियली, जैसे केवल क्वांटिटी ऑफ लेमन लिखा लेकिन प्राइस लिखना भूल गए, समझे। तो क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन देखिए आप। सवाल ये था कि इनमें से कौन सा एरर होगा जब गुड्स को परचेज किया गया ए से उधार पे और ट्रांजैक्शन को परचेज जर्नल में हमने नहीं लिखा। तो ये होगा हमारा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब यही होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किस तरह का एरर होगा जब गुड्स को हमने ए से उधार पे लिया और एंट्री को हमने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या हुआ, बट इट रिमेन टू बी पोस्टेड टू द सप्लायर मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए दोस्तों, पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। मैं पार्शियल ओमिशन का मतलब समझाता हूँ। पार्शियल ओमिशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए से आपने क्या किया, लेमन खरीदा क्रेडिट पे, ठीक है। मिस्टर ए से आपने लेमन खरीदा क्रेडिट पे उधार पे अपने लेमनेड स्टैंड के लिए, ठीक है। आपका लेमनेड स्टैंड है और मिस्टर ए से आपने क्या खरीदा, लेमन खरीदा। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होगा कि आप क्या करते हैं कि परचेज को अपने परचेज जर्नल में लिखा, ठीक है। आपने परचेज को कहाँ लिखा, परचेज जर्नल में लिखा, ठीक है। जैसे नोटबुक होता है परचेज को रिकॉर्ड करने का, वैसे ही अपना परचेज जर्नल होता है, वहाँ पे आपने परचेज तो लिख दिया, लेकिन मिस्टर ए के अकाउंट को अपडेट नहीं किए आप। मिस्टर ए का जो अकाउंट था आपके लेजर में, ठीक है, कि उसको आपने अपडेट नहीं किया। आपने ये नहीं लिखा कि आपने जिससे उधार लिया था वो कौन है। तो यही हमारा एक मिसिंग स्टेप होता है कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, समझे। तो यही एरर होता है हमारा, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मिस्टर ए से आपने लेमन उधार लिया अपने लेमनेड स्टैंड के लिए, तो आपने अपने अकाउंट में, ठीक है, परचेज जर्नल में लिख दिया कि परचेज के बारे में, लेकिन मिस्टर ए का जो अकाउंट है आपके लेजर में उसको आपने अपडेट नहीं किया। तो ये होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है। और एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जैसे पिछला वाला जो केस था वो था कंप्लीट ओमिशन का। यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया परचेज जर्नल में, तो ये तो कंप्लीट ओमिशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपने रिकॉर्ड किया परचेज जर्नल में, लेकिन आपने सप्लायर का अपने ये लेजर में पोस्टिंग नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, आपके लिए बना के लाया हूं। अगला सवाल है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है ट्रायल बैलेंस को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है कि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने लेमनेड स्टैंड पे मनी को जगल कर रहे हैं। आपने कुछ कॉइन को टॉस किया, डेबिट हुआ सेल्स के लिए, और कुछ कॉइन को कैच किया एक्सपेंस के लिए। तो ट्रायल बैलेंस चेक करेगा कि जितना कॉइन टॉस हुआ उतना कॉइन कॉट हुआ, दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो पहला है कि कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए कि एक सेल को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो मतलब कि आपने जो कॉइन को टॉस किया उसको मिस कर गए, लेकिन आप जो है किसी रिलेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो कि डेबिट और क्रेडिट मिस कर रहा है पिक्चर से, तो ट्रायल बैलेंस अभी भी बैलेंस दिखेगा हमें, राइट। तो ये समझिए कि मिसिंग एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ओवरऑल पिक्चर क्या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए ये यही बताया जा रहा है कि हाउ डज द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दोस्तों दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्शियल ओमिशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। अब देखिए पार्शियली यदि हम ओमिट करते हैं, आपने सेल्स को रिकॉर्ड किया लेकिन फुल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा कि आपका कंप्लीट ओमिशन जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका इनकम्प्लीट जरूर होगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन के कारण क्या होगा कि आपके ट्रायल बैलेंस में इम्बैलेंस आ जाएगा, जिस कारण से आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन जो मिस कर रहा है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या होगा, डिसएग्री होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। समझ में आया दोस्तों आपको बेसिक चीज़। तो याद रखिएगा जब हमारा कंप्लीट ओमिशन होता है तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यदि पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस हमारा डिसएग्री होगा। अगला सवाल है व्हाट इज एन एरर ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन, ठीक है, कि लेमनेड को बेचने के बाद जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपका इनकम होगा। आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं, आप देखते हैं कि कितना पैसा जो है लेमन में, शुगर में या कप्स में जा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस समझिए कि एक तरह का क्विक चेक होता है। ये क्या होता है, एक तरह का क्विक चेक होता है कि ये श्योर करना कि आपका इनकम और एक्सपेंस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो ये कैसे काम करता है, तो एक तरफ होता है हमारा इनकम, एक तरफ क्या होता है इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट, ठीक है। तो ये एक तरफ समझिए कि जो पैसा जो है आपके लेमनेड स्टैंड में कैश रजिस्टर में आ रहा है उसको इनकम बोलते हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में इसको डेबिट कहा जाता है। और दूसरा होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब कि जो पैसा आप सप्लाईज पे खर्च कर रहे हैं, अपने लेमनेड स्टैंड के लिए जो सप्लाईज आ रहा है उस पर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस हो गया। अकाउंटिंग के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपके सारे इनकम, आपके सारे एक्सपेंस अकाउंट को लिस्ट करेगा और टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट को शो करेगा। आइडियली जो टोटल डेबिट है तो वो टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। इससे क्या होता है कि आप अपने बुक कीपिंग में एरर को कैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटली आपने एक्सपेंस को 2 बार लिख दिया तो मैच नहीं करेगा, आपका मैच नहीं कर रहा है तो कहीं तो एरर है। तो यही फायदा होता है इसका। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रायल बैलेंस के बारे में 2 बात समझ लीजिए। पहला काम क्या करता है, इट लिस्ट ऑल अकाउंट, जितने भी अकाउंट है उसका यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा कि ये टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट शो करेगा, टोटल डेबिट कितना है और टोटल क्रेडिट कितना है उसे शो करेगा। और तीसरा पॉइंट ये क्या करेगा कि आपका बुक को बैलेंस करेगा, ठीक है, बुक इज बैलेंस्ड। ये इंश्योर करेगा कि जो आपका बुक है ना वो बैलेंस हो, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर हो। तो यही चीज़ है। तो दोस्तों आप जरा ऑप्शन को देखते हैं, मैंने बेसिक तो समझा दिया आपको। ऑप्शन ए का रहा है डिटेल अकाउंट स्टेटमेंट, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस और टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। और लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर टैक्स पर्पज। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। एक लिस्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है बैलेंस का, टोटल डेबिट का, टोटल क्रेडिट का अकाउंट लेजर में। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पज़ है। ट्रायल बैलेंस तो हमने समझ लिया, अब ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पज़ है। देखिए दोस्तों इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, टू रिकॉर्ड डिटेल ट्रांजैक्शन, टू डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट, टू एस्टैब्लिश अ बेसिक समरी फॉर टैक्स पर्पस। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप अपने लेमनेड स्टैंड पे मनी को जगल कर रहे हैं। इमेजिन यू आर जगलिंग मनी एट योर लेमनेड स्टैंड। तो आप क्या करते हैं कि कुछ कॉइन्स है आपके पास जिसको आप टॉस करते हैं हवा में, ठीक है, ताकि आपका सेल्स को रिप्रेजेंट करे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जो है कुछ कॉइन को कैच करते हैं, यू आर कैचिंग सम कॉइन, ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉइन के साथ ही आप खेल रहे हैं, कुछ कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो टॉस कर रहे हैं तो सेल्स हुआ, और कुछ को आप कैच कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ये चेक करना होता है कि आपने जितना कॉइन टॉस किया था उतना ही कॉइन आपने कैच किया या नहीं किया। तो दोस्तों डेबिट का मतलब क्या होता है कि जितना कॉइन आपने ऊपर उछाला, ठीक है, या इनकम या पैसा जो आ रहा है, यही होता है डेबिट। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो कॉइन आपने कैच किया। तो ट्रायल बैलेंस आपको हेल्प करता है देखने में कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो आपने टॉस किया, यानी टोटल जो आपका डेबिट है वो क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। यदि ये मैच नहीं करेगा, इफ दे डू नॉट मैच, तो उस केस में क्या होगा, कहीं तो मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक, राइट। तो ट्रायल बैलेंस आपको एग्जैक्टली नहीं बताता कि कहाँ मिस्टेक है, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है।
तो फिर आप वापस जाएंगे और अपने रिकॉर्ड को चेक करेंगे ताकि जो मिसिंग कॉइन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रायल बैलेंस एक तरह का क्विक चेक होता है। किस चीज़ का क्विक चेक होता है कि जहाँ पे आप ये श्योर करते हैं कि आप सारे के सारे इनकम को रिकॉर्ड कर लें। ऑल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड, ऑल एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, राइट। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जो टोटल आपका डेबिट है, इनकम को डेबिट भी बोला जाता है और एक्सपेंस को क्रेडिट भी बोला जाता है, टोटल आपका डेबिट है और टोटल क्रेडिट है वो क्या हो, बराबर हो। तो आप जरा ऑप्शन देखते हैं, टू रिकॉर्ड डिटेल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन भी करा है टू डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट, टू एस्टैब्लिश द बेसिक 74। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो ट्रायल बैलेंस का पर्पज़ यही है कि हमारा जो टोटल पोस्टेड डेबिट है, टोटल पोस्टेड क्रेडिट है, इसके इक्वालिटी को डिटरमाइन करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि व्हेन इज अ ट्रायल बैलेंस यूजुअली प्रिपेयर्ड, कब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ऐसा समझिए कि आप अपने पिगी बैंक को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक साल के अंत में जो है ना पूरा काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप बुक क्लोजिंग करते हैं उस प्रकार से। लेकिन आपको हो सकता है कि मोस्ट ऑफन इसे चेक करना पड़े, जैसे मंथली या क्वार्टरली, ताकि ये श्योर कर सके कि सभी सही चीज़ें से ऐड हो रही हैं। तो देखिए इसमें क्या है लिखा है, एंड ऑफ द ईयर लिखा है ना, मतलब कि आप जो है साल के अंत में जो है आप देख रहे हैं कि बुक बैलेंस होना चाहिए। और पीरियडिकली भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीरियडिकली का मतलब कि ऑप्शनल है, जैसे कि आप अपने पिगी बैंक को ज़्यादा बार चेक करेंगे तो बिजनेस जो है प्रिपेयर करेगी ट्रायल बैलेंस को मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। इससे क्या होगा कि जो एरर होगा ना उसको आप अर्ली कैच कर सकेंगे और अपने बुक को अच्छे शेप में रख सकेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे किया जाता है, वो या तो रेगुलरली किया जाएगा, आइदर इट इज डन रेगुलरली। रेगुलरली का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे, राइट, कि और तीसरा है कि एट द एंड ऑफ पीरियड। ये दोनों चीज़ है, एट एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है रेगुलरली या एंड ऑफ पीरियड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एट द एंड ऑफ द ईयर ये लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर तो प्रिपेयर होगा ही होगा, लेकिन आप किसी भी समय चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। यही कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट को ना क्वेश्चन के फॉर्म में प्रिपेयर किया, आपको प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले और इसे किसी प्रकार का सवाल पूछा जाए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएं। यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन के लिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस का कौन सा फीचर नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फीचर जान लें, क्या फीचर होता है। तो फीचर के पहले बात, फीचर क्या कर रहा है, देखिए इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ड्रॉन फ्रॉम द लेजर। नॉट कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। देखिएगा कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि जो आपका एंडिंग बैलेंस होता है, जो भी आपका एंडिंग बैलेंस है आपके सारे अकाउंट का, जितने भी आपके अकाउंट्स है ना, सभी का जो एंडिंग बैलेंस है, ठीक है, उसको या तो डेबिट के रूप में कैटेगराइज करेगा या क्रेडिट के रूप में कैटेगराइज करेगा, समझे। तो ये तो है। दूसरा है कि इट इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इसके अंदर बहुत सारे बैलेंसेज होते हैं, जैसे कैश हो गया या बैंक अकाउंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, या कुछ क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या कुछ डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, समझे। तो इसके अंदर कैश और बैंक बैलेंस आता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है ऑप्शन कि इट्स मेन पर्पज इज टू एस्टैब्लिश एन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, मतलब चेक फॉर मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ट्रायल बैलेंस का पर्पज यही होता है, ये देखना कि जो आपका टोटल डेबिट है वो आपके टोटल क्रेडिट के बराबर है या नहीं है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप स्केल को बैलेंस कर रहे हैं, तो जो डेबिट है और क्रेडिट है यदि बैलेंस नहीं होता है तो स्केल टिप करेगा, एक तरफ बढ़ेगा, स्केल ऊपर रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा क्या होता है कि आप एरर को कैच कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। अब ट्रायल बैलेंस क्या नहीं करता है, तो पहला क्या नहीं करता है ये देखिए, इट इनेबल द ट्रेडर टू नो द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर एंड अमाउंट पेबल टू द सप्लाई। ये नहीं करता है, मतलब कस्टमर या सप्लायर का बैलेंस नहीं शो करता। तो इसके अंदर टोटल तो आएगा अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट पेबल का। अब आप बताइए अकाउंट अमाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल समझते हैं, मनी ऑर्ड बाय कस्टमर, और अकाउंट पेबल होता है मनी ऑर्ड टू सप्लायर। तो ये तो टोटल शो करेगा, लेकिन ये डिटेल नहीं शो करेगा कि प्रत्येक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, प्रत्येक इंडिविजुअल सप्लायर के बारे में डिटेल नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक क्विक चेक होता है ये श्योर करने का कि आपका बुक जो है वो बैलेंस हो, और एक डिटेल रिपोर्ट नहीं है कस्टमर के डेबिट का या सप्लायर इनवॉइस का। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो
इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का टाइप नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, वो बेसिक टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सारे अकाउंट बैलेंस को लिस्ट करता है। इट लिस्ट ऑल अकाउंट बैलेंसेज, तो जितने भी अकाउंट बैलेंस है उसको ये लिस्ट करेगा। अकाउंट बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, जितने भी डेबिट है, जितने भी क्रेडिट है, उसको ये लिस्ट करेगा, राइट। लेजर से, कहाँ से लिस्ट करेगा, लेजर से लिस्ट करेगा, राइट, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो ये तो होगा, ठीक है। नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ये क्या करता है कि जो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस है उसे तो लेगा ये और कंबाइन करेगा कुछ अकाउंट को अपोजिट बैलेंस के साथ। जैसे मान लीजिए ये क्या करेगा, परचेज को कंबाइन कर देगा। परचेज क्या है, डेबिट अकाउंट है, परचेज को कंबाइन कर देगा किससे, परचेज रिटर्न से। किसे कंबाइन कर देगा, परचेज रिटर्न से कंबाइन कर देगा परचेज को, ठीक है, ताकि क्या शो कर सके, ताकि शो कर सके नेट परचेज अमाउंट। समझे? तो नेट परचेज अमाउंट को शो करने के लिए क्या करेगा कि परचेज को परचेज को कंबाइन कर देगा परचेज रिटर्न अकाउंट से। तो समझिए कि एक तरह का कंडेंस्ड वर्जन है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का। तो ग्रॉस मैंने आपको बता दिया, नेट बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो समझिए। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ना, नेट ट्रायल बैलेंस पे बिल्डअप होता है। इसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं एडिशनल एडजस्टमेंट जो कि ऑरिजिनली रिकॉर्ड नहीं किया गया था अकाउंट में, ठीक है। ये इस एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन को पहले एडजस्ट नहीं किया गया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन समझते हैं ना, कि डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, यही होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखिए नेट ट्रायल बैलेंस पे ही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बेस्ड होता है। और ये इस एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन आएगा, या मान लीजिए कुछ एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट आप समझते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, ठीक है। तो ये होता है, समझिए कि एक तरह का फाइन ट्यून वर्जन होता है नेट ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन का रहा है कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस। देखिए दोस्तों, कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ नहीं है, ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का एक ट्रायल बैलेंस को। ये अकाउंट बैलेंस को कंपेयर करता है अलग अलग पीरियड के लिए साइड बाय साइड। ये कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस अलाउ करता है आपको देखने के लिए कि आपका फाइनेंस कितना बदला है ओवर द टाइम। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा कोई एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए, तो कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस एक वैल्यूएबल टूल है फाइनेंशियल ट्रेंड को समझने के लिए, लेकिन ये सेपरेट टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं है, समझे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, हाउ आर बैलेंस रिप्रेजेंटेड इन नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस में बैलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। वनली डेबिट बैलेंस आर शोड, वनली क्रेडिट बैलेंस आर शोड, बोथ शोड। जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम को क्लीन कर रहे हैं, तो आपके पास एक बास्केट होगा डर्टी क्लॉथ के लिए, ठीक है। तो वो जो बास्केट है डर्टी क्लॉथ के लिए, वो हो गया आपका डेबिट, राइट। और मान लीजिए कि एक क्लीन क्लॉथ होगा, एक अच्छा कपड़ा होगा, वो आपका हो गया क्रेडिट, समझे। तो एक रेगुलर ट्रायल बैलेंस जो है ना, कितना डर्टी क्लॉथ है, कितना क्लीन क्लॉथ है, वो सब को लिस्ट करेगा सेपरेटली। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए नेट ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आप सिमिलर क्लॉथ लिए प्रत्येक बास्केट से और उसको आप एक साथ रख दिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 डर्टी शर्ट था, यू वर हैविंग 10 डर्टी शर्ट, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया आपका, ठीक है। और 5 क्लीन शर्ट था, मान लीजिए यू आर हैविंग 5 क्लीन शर्ट, तो ये क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो जो नेट ट्रायल बैलेंस आपको क्या शो करेगा, नेट ट्रायल बैलेंस आपको शो करेगा 5 डर्टी शर्ट। क्या ये क्या शो करेगा, 5 डर्टी शर्ट शो करेगा, यानी डेबिट शो करेगा। क्यों, क्योंकि आपने नेट कर लिया, राइट। तो यही होता है नेट ट्रायल बैलेंस में कि जो अकाउंट सेम बैलेंस टाइप का रहेगा उसको इंडिविजुअली शो करेंगे, अकाउंट जो अपोजिट बैलेंस टाइप का रहेगा उसको कंबाइन कर देंगे और जो डिफरेंस रहेगा उसको शो करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा ना, 10 डर्टी शर्ट और 5 क्लीन शर्ट, दोनों अपोजिट नेचर का है और दोनों को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, 5 डर्टी शर्ट मिला। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन क्या कर रहा है कि बैलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नेट ट्रायल बैलेंस से, ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, बोथ आर शोन, नेट बैलेंस आर नॉट शोन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोनों शो किया जाता है, डेबिट बैलेंस शो किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस शो किया जाएगा। तो नेट ट्रायल बैलेंस आपको एक कंसाइज ओवरव्यू प्रोवाइड करता है आपके फाइनेंस का। ये शो करता है कि प्रत्येक अकाउंट कैटेगरी के लिए नेट बैलेंस कितना है।
दोस्तों इस प्रकार से जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ एमसीक्यूज का, ये हमारे सभी यूनिट के लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे JIB NCIB मेड सिंपल ऐप पे। तो यदि आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूंगा। इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। चलिए अगला सवाल है, इफ द डैश टोटल ऑफ द अकाउंट इज मोर इट विल शो डैश बैलेंस। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो ऑप्शन को जरा देखा जाए, ऑप्शन पर है कि क्रेडिट, दूसरा कर रहा है डेबिट, दूसरा कर रहा है डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन आपको शो कर दूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि जो आपका अकाउंट बैलेंस है, इसको समझिए कि C100 है। क्या है ये? C100 है, ठीक है। तो डेबिट ये C100 है। तो डेबिट का मतलब क्या होगा कि आप लेफ्ट साइड में जो है आपके C100 के लेफ्ट साइड में आप वेट डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग वेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द C100, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आप वेट को राइट साइड में डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग द वेट ऑन द राइट साइड ऑफ द C100। तो दोस्तों डेबिट बैलेंस यदि होता है, तो यदि मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस हायर है, इफ डेबिट इज हायर, ठीक है, तो C100 क्या होगा, किधर टिल्ट होगा? लेफ्ट टिल्ट होगा, राइट। मतलब क्या हुआ कि अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो ये अप्लाई होता है किसके लिए? एसेट और एक्सपेंस अकाउंट के लिए, ठीक है। यदि क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो C100 है वो राइट टिल्ट होगा, इसका मतलब कि अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और ये किसके लिए अप्लाई होता है? लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी के लिए अप्लाई होगा और इक्विटी अकाउंट के लिए अप्लाई होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डेबिट बैलेंस का मतलब कि जो C100 है वो लेफ्ट टिल्टेड है, और लेफ्ट टिल्टेड होने का मतलब कि इसका डेबिट बैलेंस है, और ये एसेट और एक्सपेंस अकाउंट के लिए आपका अप्लाई करेगा। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि C100 जो है राइट टिल्टेड है, और ये किसके लिए अप्लाई होगा? लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो आपको मैं एक टेबल प्रोवाइड कर देता हूँ चीज़ों को समराइज करने के लिए, ताकि आप हमेशा के लिए चीज़ों को याद रखें। यही पे मैं टेबल बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको अकाउंट का टाइप बता देता हूँ, अकाउंट का टाइप बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेबिट हायर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट हायर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है एसेट का है, एसेट अकाउंट टाइप है, तो डेबिट हायर है, मतलब कि डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। यदि हमारा मान लीजिए कि लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में डेबिट हायर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, समझे। फिर दूसरा है एक्सपेंस, एक्सपेंस में डेबिट हायर है तो डेबिट बैलेंस होगा। और लास्ट है हमारा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में हमारा यदि डेबिट हायर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, समझे। आप जरा क्वेश्चन पे आ जाइए, इतना पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इफ द डैश साइड ऑफ टोटल अकाउंट इज मोर इट विल शो डैश बैलेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा कि यदि अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो वो क्या शो करेगा? वो क्रेडिट शो करेगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? वाई इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर? इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का बेसिक कारण क्या है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का बेसिक कारण क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो बेसिकली अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट के साथ, मतलब पैसा आ रहा है, क्रेडिट के साथ मतलब पैसा जा रहा है। ट्रायल बैलेंस आपके सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को लिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो टोटल डेबिट होगा वो इक्वल होगा टोटल क्रेडिट का, इससे आप एरर को कैच कर सकेंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक सिंपल रिपोर्ट होता है जो कि आपके सारे अकाउंट को लिस्ट करेगा, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट शो करेगा, इंश्योर करेगा कि आपका बुक बैलेंस हो। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं, टू फाइनलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कर रहा है कि टू वेरीफाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग व्हेन विल ट्रायल बैलेंस टैली। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली कब करेगा, ये सवाल है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप लेमोनेड स्टैंड पे बॉल को जगल कर रहे हैं, आपने कुछ कॉइन को टॉस किया एयर में, डेबिट किया, आप सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ कॉइन को टॉस किया, क्रेडिट किया ताकि एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब चेक करना हो गया कि आपने सेम नंबर ऑफ कॉइन को टॉस किया, कॉट किया या नहीं किया, जितना आपने टॉस किया। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द लेजर। डबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात की जा रही है। तो ट्रायल बैलेंस कब टैली होगा, ये सवाल है। कि ऑप्शन ए कर रहा है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, मतलब कि ये एनफ नहीं है दोस्तों। चाहे मान लीजिए कि सभी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर भी लें तो हो सकता है कि इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया गया हो, जैसे आपने सेल्स को एक्सपेंस में डाल दिया हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है,
ठीक है, ट्रायल बैलेंस टैली तभी करेगा, ये कंडीशन नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि इफ द ट्रायल बैलेंस आर करेक्टली रिकॉर्डेड थ्रू बुक ऑफ प्राइम एंट्री, करेक्टली पोस्टेड टू द लेजर, टोटलिंग इट करेक्ट, ये बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे राइट प्लेस में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब क्या हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट प्लेस, मतलब आप सभी चीज़ों को सही जगह पे एंट्री कर रहे हैं। उसको करेक्टली पॉइंट करेंगे लेजर में, ठीक है, मतलब आप कॉइन को अपने हैंड से जो है करेक्ट बकेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो आपका टोटल है वो एक्यूरेट हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि इफ द रिकॉर्ड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये हमेशा ये कैश ट्रांजेक्शन को कैप्चर करता है, ठीक है, तो ये गलत है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि इफ द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू द लेजर, मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सभी चीज़ों को पोस्ट करते हैं, ये गारंटी नहीं करता है कि करेक्टली पोस्ट हो। तो याद रखिएगा इस ये जो हमारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस होता है, ये इसका मतलब यही होता है कि आपने रिकॉर्ड किया, आपने कैटेगराइज किया, आपने टोटल किया सारे अपने ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से, ये पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन एरर बी ब्रॉडली डिवाइडेड, तो एरर को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये अकाउंटिंग एरर को आप दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल एरर और रिकॉर्डिंग एरर, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट। सो आप देख सकते हैं पहला एरर क्या होता है, प्रिंसिपल एरर एंड रिकॉर्डिंग एरर। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि ये रिकॉर्डिंग एरर क्या होता है, कि इसको क्लरिकल एरर भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने पिगी बैंक को बैलेंस कर रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटली आपने क्या किया, गलत अमाउंट लिख दिया। आपने $10 लिख दिया, ठीक है, रादर देन 15, आपको लिखना था $15, लेकिन आपने लिख दिया $10। तो एक तरह का टाइपोज है, एक तरह का मिस्टेक है रिकॉर्डिंग में, तो ये किसको कहते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग एरर। और दूसरा एरर होता है हमारा प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपको पिगी बैंक को यूज करने का रूल ही नहीं पता है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको इनकम दिखेगा उसको मनी रख देंगे, आउटगोइंग मनी सेक्शन में रख देंगे। तो ये एरर होता है कि आप करेक्ट अकाउंटिंग रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एरर, ठीक है। तो जैसे रिकॉर्डिंग एरर का मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि आपको $100 का पेमेंट करना था, ठीक है, आपने उसको $110 कर दिया, तो ये रिकॉर्डिंग एरर हो गया। और प्रिंसिपल एरर का क्या हो गया, आप मान लीजिए कि कोई लोन रीपेमेंट है, ठीक है, तो लोन रीपेमेंट को आपने क्या किया, आपने एक्सपेंस के रूप में क्लासीफाई कर दिया, लेकिन आपको किस रूप में करना था, आपको लायबिलिटी रिडक्शन के रूप में करना था, राइट। तो दोस्तों दोनों तरह के एरर, चाहे वो हमारे रिकॉर्डिंग एरर हो या प्रिंसिपल एरर हो, इससे आपका ट्रायल बैलेंस जो है टैली तो नहीं करेगा, इनका अलग रूट कॉजेज है। रिकॉर्डिंग एरर मिस्टेक होता है डाटा को कैप्चर करने में, और प्रिंसिपल एरर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लरिकल एरर का क्लासिफिकेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लरिकल एरर। तो पहला ऑप्शन कर रहा है एरर ऑफ ओमिशन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने अर्निंग को नोट कर रहे हैं, आपका बिजनेस है और आप अपने अर्निंग को नोट कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि आपने सेल किया था उसको लिखा ही नहीं, ठीक है, यू फॉरगेट टू राइट डाउन द सेल यू मेड। तो यही होता है ओमिशन, आप ओमिट कर गए ना, ठीक है, यू ओमिटेड, सो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है ये समझिए। आपने क्या किया कि किसी एक्सपेंस को, कोई खर्चा था आपका, उसको आपने 2 बार लिख दिया, यू हैव एक्सीडेंटली रिकॉर्ड एन एक्सपेंस ट्वाइस। जैसे मान लीजिए कि आपका लेमोनेड स्टैंड है, तो जो लेमन का कॉस्ट है उसको आपने 2 बार लिख दिया, राइट। तो यही होता है हमारा मतलब समझिए कि आपने या तो रॉन्ग प्लेस में लिख दिया या रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, तो ये होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। तो ओमिशन मैंने बताया, आप किसी से लिखना भूल गए, जैसे आपने अर्निंग किया, ठीक है, लेकिन आपने सेल्स लिखना भूल गया, अर्निंग में सेल्स नहीं लिखे, यानी तो जैसे आपने किसी एक्सपेंस को दोबारा लिख दिया, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा एरर होता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है कि 2 मिस्टेक हो रहा है, जो कि हो रहा है एक दूसरे को ऑफसेट करने के लिए, यानी कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों एक ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने सेल्स को अंडर स्टेट कर दिया $5 से, ठीक है, और अपने एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर दिया $5 से,
तो जो टोटल तो करेक्ट दिखेगा लेकिन जो अंडरलाइंग डिटेल है वो रॉन्ग होगा, समझे। तो ये होता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर। और जो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, ये हमारा क्लरिकल एरर नहीं होता है। ये तब होता है जब आप अकाउंटिंग के रूल को ही गलत समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लेमोनेड स्टैंड का जो वैल्यू है उसको आपने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर दिया, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था कि कौन सा क्लरिकल एरर नहीं है। तो देखिए पहला तीसरा ऑप्शन क्लरिकल एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर। लेकिन ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये हमारा क्लरिकल एरर नहीं आता है, राइट। तो क्लरिकल एरर में क्या मतलब होता है कि मिस्टेक हो जाता है रिकॉर्ड करने में। तो लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आप बेसिक प्रिंसिपल को समझने में ही भूल कर देते हैं, समझे। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन के बारे में क्या सही है। तो सेम एग्जांपल लीजिए लेमोनेड स्टैंड का, ठीक है। आप जो है अपने लेमोनेड स्टैंड का इनकम को लिख रहे हैं। सपोज यू आर राइटिंग डाउन द इनकम ऑफ योर लेमोनेड स्टैंड इन अ नोटबुक। आप अपने नोटबुक में लेमोनेड स्टैंड से जो भी इनकम हो रहे हैं उसको आप नोट कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन कब होगा, एरर ऑफ ओमिशन तब होगा जब आप जो है जो सेल आपने किया था उसको लिखना आप भूल जाएं, ठीक है। या तो पूरा का पूरा लिखना भूल जाए या सेल अमाउंट का एक पार्ट ही आप रिकॉर्ड करें, यू हैव रिकॉर्डेड ओनली अ पार्ट। तो मतलब जो भी चीज़ है रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन को कर रहा है इंटेंशनल एक्सक्लूजन, मतलब कि एरर ऑफ ओमिशन जो है ये सबसे पहले बात इंटेंशनल तो होता नहीं है, ये अनइंटेंशनल है, गलती से हो जाने वाला मिस्टेक है, ठीक है। हम कोई डेलिबरेटली इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा कर रहा है कि एरर इन कैलकुलेशन। दोस्तों मिस्टेक जैसे मैथमेटिकल मिस्टेक होता है, जैसे हम एडिंग गलत कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग गलत कर रहे हैं, तो ओमिशन जो है कैलकुलेशन को तो अफेक्ट करेगा ही, लेकिन ये कैलकुलेशन खुद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा कर रहा है कि डी देखते हैं, इट अफेक्ट ओनली द इनकम स्टेटमेंट। तो दोस्तों एरर ऑफ ओमिशन जो है ना बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। तो जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, जैसे हमारा बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इन सभी को ये अफेक्ट कर सकता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट केवल इनकम स्टेटमेंट को ही अफेक्ट करेगा ऐसा नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इट ऑकर व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब यही होता है कि हम जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या तो फुल्ली या पार्शियली। ये एक अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है, कोई डेलिबरेट एक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि विच टाइप ऑफ एरर इज प्रेजेंट व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए एंड दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब हुआ कि आप जब किसी चीज़ को इनकरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड इनकरेक्टली, आप किसी चीज़ को इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया या परचेज को 2 बार कर दिया, तो ये होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग रूल को गलत समझ लेते हैं, जैसे आपने परचेज को रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस के रूप में, ना कि अकाउंट पेबल में। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है कि अब अच्छा पहले पार्शियल ओमिशन की बात करते हैं। पार्शियल ओमिशन क्या होता है कि आपने रिकॉर्ड किया परचेज को पार्शियली, जैसे केवल क्वांटिटी ऑफ लेमन लिखा लेकिन प्राइस लिखना भूल गए, समझे। तो क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन देखिए आप। सवाल ये था कि इनमें से कौन सा एरर होगा जब गुड्स को परचेज किया गया ए से उधार पे और ट्रांजैक्शन को परचेज जर्नल में हमने नहीं लिखा। तो ये होगा हमारा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब यही होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किस तरह का एरर होगा जब गुड्स को हमने ए से उधार पे लिया और एंट्री को हमने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या हुआ, बट इट रिमेन टू बी पोस्टेड टू द सप्लायर मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए दोस्तों, पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। मैं पार्शियल ओमिशन का मतलब समझाता हूँ। पार्शियल ओमिशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए से आपने क्या किया, लेमन खरीदा क्रेडिट पे, ठीक है। मिस्टर ए से आपने लेमन खरीदा क्रेडिट पे, उधार पे, अपने लेमनेड स्टैंड के लिए, ठीक है। आपका लेमनेड स्टैंड है और मिस्टर ए से आपने क्या खरीदा, लेमन खरीदा। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होगा कि आप क्या करते हैं कि परचेज को अपने परचेज जर्नल में लिखा, ठीक है। आपने परचेज को कहाँ लिखा, परचेज जर्नल में लिखा,
ठीक है। जैसे नोटबुक होता है परचेज को रिकॉर्ड करने का, वैसे ही अपना परचेज जर्नल होता है, वहाँ पे अपने परचेज तो लिख दिया, लेकिन मिस्टर ए के अकाउंट को अपडेट नहीं किए आप। मिस्टर ए का जो अकाउंट था आपके लेजर में, ठीक है, कि उसको आपने अपडेट नहीं किया, आपने ये नहीं लिखा कि आपने जिससे उधार लिया था वो कौन है। तो यही हमारा एक मिसिंग स्टेप होता है कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, समझे। तो यही एरर होता है हमारा, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मिस्टर ए से आपने लेमन उधार लिया अपने लेमनेड स्टैंड के लिए, तो आपने अपने अकाउंट में, ठीक है, परचेज जनरल में लिख दिया कि परचेज के बारे में, लेकिन मिस्टर ए का जो अकाउंट है आपके लेजर में उसको आपने अपडेट नहीं किया। तो ये होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है। और एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जैसे पिछला वाला जो केस था वो था कंप्लीट ओमिशन का। यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया परचेज जनरल में, तो ये तो कंप्लीट ओमिशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपने रिकॉर्ड किया परचेज जनरल में, लेकिन आपने सप्लायर का अपने ये लेजर में पोस्टिंग नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, आपके लिए बना के लाया हूं। अगला सवाल है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है ट्रायल बैलेंस को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है कि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने लेमोनेड स्टैंड पे मनी को जगल कर रहे हैं, आपने कुछ कॉइन को टॉस किया, डेबिट हुआ सेल्स के लिए, और कुछ कॉइन को कैच किया एक्सपेंस के लिए। तो ट्रायल बैलेंस चेक करेगा कि जितना कॉइन टॉस हुआ उतना कॉइन अथवा दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो पहला है कि कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए कि एक सेल को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो मतलब कि आपने जो कॉइन को टॉस किया उसको मिस कर गए, लेकिन आप जो है किसी रिलेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मिस कर रहा है पिक्चर से, तो ट्रायल बैलेंस अभी भी बैलेंस दिखेगा हमें, राइट। तो ये समझिए कि मिसिंग एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ओवरऑल पिक्चर क्या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए यही बताया जा रहा है कि हाउ डज द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दोस्तों दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्शियल ओमिशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। अब देखिए पार्शियली यदि हम ओमिट करते हैं, आपने सेल्स को रिकॉर्ड किया लेकिन फुल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा कि आपका कंप्लीट ओमिशन जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका इनकम्प्लीट जरूर होगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन के कारण क्या होगा कि आपके ट्रायल बैलेंस में इम्बैलेंस आ जाएगा, जिस कारण से आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन जो मिस कर रहा है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या होगा, डिसएग्री होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। समझ में आया दोस्तों आपको बेसिक चीज़। तो याद रखिएगा जब हमारा कंप्लीट ओमिशन होता है तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यदि पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस हमारा डिसएग्री होगा। अगला सवाल है व्हाट इज एन एरर ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन। एरर ऑफ कमीशन किसके बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सीडेंटली आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, $10 लिख दिया $15 की जगह, या रॉन्ग सेक्शन में अमाउंट लिख दिया, इनकम लिख दिया आउटगोइंग मनी सेक्शन में। तो ये टाइपोज होता है या मिस्टेक होता है जो कि आप करते हैं जब डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला एरर ऑफ कमीशन में समझिए कि रॉन्ग अमाउंट हमने लिख दिया। क्या लिख दिया आपने, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो आपने ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड किया लेकिन इनकरेक्ट वैल्यू रिकॉर्ड किया। और दूसरा कारण क्या होता है, आपने रॉन्ग साइड लिख दिया अकाउंट का, रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, मतलब आपने रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन को लेकिन रॉन्ग अकाउंट कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने $100 का पेमेंट करना था, आपने लिख दिया $110, ठीक है। तो ये एक तरह का होता है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो सवाल है कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स इंटेंशनल एक्सक्लूजन ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो ये तो नहीं होगा, राइट। दूसरा कह रहा है कि इट इज रिलेटेड टू एरर इन कैलकुलेशन, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि टॉकर व्हेन ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली, ये भी नहीं होगा। इट इज कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन व्हाइल द रॉन्ग अमाउंट, यस करेक्ट, ये सही है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप ओमिशन एरर से कंपेयर करें तो आप ओमिशन में भूल जाते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, लेकिन कमीशन में आप रिकॉर्ड करते हैं गलत चीज़ को, कुछ एरर रहता है, समझे। तो एरर ऑफ कमीशन एक रिकॉर्डिंग मिस्टेक है, कोई ओमिशन नहीं है इंटायर ट्रांजेक्शन का। ये आपको हाईलाइट करता है कि आप डबल चेक जरूर कीजिए अपने एंट्रीज को, ताकि एक्यूरेसी को आप इंश्योर कर सकें। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। इस प्रकार से यदि आप आगे के वीडियोस को देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड होगा। और यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।